everyone. Welcome to our channel Sane Wellbeing. I am Dr. Sakshi Chopra, a gynecologist and an IVF specialist. आज हम एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है इनफर्टिलिटी। अब ये इनफर्टिलिटी क्या होता है? अगर आप 1 साल तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड दैट इज़ विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन इंटरकोर्स करें एंड तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती तो हम उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। हम 1 साल के बाद ही चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर वुमेन की एज लेस देन 35 ईयर्स है, बट इफ़ शी इज़ मोर देन 35 ईयर्स हम 6 मंथ्स के बाद ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। जनरली 1 साल के अंदर 85 to 90% हेल्दी यंग कपल्स कंसीव कर लेते हैं। सो इनफर्टिलिटी जनरली 10 to 15% कपल्स को ही अफेक्ट करती है। अब रेगुलर इंटरकोर्स का मतलब है कि आप एक हफ्ते में 2 to 3 टाइम्स इंटरकोर्स करें, स्पेशली ड्यूरिंग अ फर्टाइल पीरियड। जो हमने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि ओवुलेशन के 3 दिन पहले से ये स्टार्ट होता है ऑन द डे ऑफ ओवुलेशन एंड 2 days आफ्टर ओवुलेशन रहता है। इस बीच में अगर आप कॉन्टैक्ट रखेंगे तो आपके कंसेप्शन के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। अब आजकल इनफर्टिलिटी क्यों है राइज? क्योंकि आजकल ज़्यादा इंटरेस्ट एडवांस एजुकेशन एंड करियर की तरफ है। लेट मैरिजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, डिलेड चाइल्ड बेयरिंग होने लग गया है एंड कॉन्ट्रासेप्टिव के ऑप्शन बहुत इजीली अवेलेबल है एंड ईजी टू यूज़ है, लाइक पिल्स, कॉन्डोम्स, इम्प्लांट्स, वेजाइनल रिंग। अगर एक कपल को प्रेगनेंसी चाहिए तो 4 स्टेप्स बहुत एसेंशियल हैं। फर्स्ट कम्स द ओवुलेशन, जिसमें अ वुमन शुड प्रोड्यूस हेल्दी एग फ्रॉम वन ऑफ हर ओवरीज। Then comes the fertilization. A man should have healthy viable sperm जो इस एग को फर्टिलाइज करे और एक हेल्दी एम्ब्रियो बनाए। अब ये हेल्दी एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके यूट्रस में आता है, जिसे हम ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड देन ये हेल्दी एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल के साथ चिपक जाना चाहिए, जिसे हम इम्प्लांटेशन प्रोसेस कहते हैं, और अपने न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए। अब इन 4 स्टेप्स में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कंसेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इनफर्टिलिटी के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट कम्स द एज। एज मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को ही अफेक्ट करती है, क्योंकि फर्टिलिटी कम होने लग जाती है एज यू स्टार्ट एजिंग। फीमेल्स में अगर एज बढ़ती है तो उनके फॉलिकुलर नंबर कम होने लग जाते हैं, एग की क्वालिटी पुअर होने लग जाती है, जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं वो उनमें जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिसकैरेज रेट बढ़ने लग जाते हैं। फीमेल्स में फर्टिलिटी अपनी पीक में 20 to 24 ईयर्स की एज में होते हैं एंड इसके बाद फर्टिलिटी पैरामीटर्स कम होने लग जाते हैं। मेल्स में भी अगर एज बढ़ती है तो उनका स्पर्म मोटिलिटी कम होने लग जाती है, स्पर्म काउंट कम होने लग जाता है, मोर्फोलॉजी पुअर होने लग जाती है एंड डेड स्पर्म की परसेंटेज बढ़ने लग जाती है। सेकेंड रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। बोथ पैसिव एंड एक्टिव स्मोकिंग आर हार्मफुल फॉर यू, सो बेटर आप स्मोकिंग बंद कर दें, क्योंकि एग की क्वालिटी एंड स्पर्म की मोटिलिटी बहुत अफेक्ट करती है। थर्ड इज द एल्कोहल। एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन लाइक 7 ड्रिंक्स इन अ वीक और एट अ टाइम अगर आप 3 ड्रिंक्स लेते हैं, इसे हम एक्सेसिव कंजप्शन कहते हैं, और ये एग एंड स्पर्म दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। आपके फॉलिकल्स के नंबर कम कर देता है, फर्टिलिटी कम कर देता है। एंड फोर्थ इज द सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर आपकी कोई एसटीडी की हिस्ट्री है लाइक क्लैमाइडिया, गोनोरिया, तो आपकी ट्यूब्स और आपके स्पर्म्स अनहेल्दी होने के चांसेस बहुत रहते हैं एंड ट्यूब्स में ब्लॉकेज होने का चांस बहुत रहता है एंड ये कंसेप्शन के रेट्स को कम कर देता है। नाउ हम कॉजेस ऑफ इनफर्टिलिटी डिस्कस करते हैं। पहले फीमेल इनफर्टिलिटी कैसे होता है। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, दैट इज आपकी ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं एंड उसमें एजिंग आता है, आपकी एज बढ़ती है, आपकी ओवरीज की भी एज बढ़ती है। अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर या अर्ली मेनोपॉज की आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आपकी मदर या सिस्टर को, तो भी बहुत चांसेस है कि आप कंसीव नहीं करेंगे। देन एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स लाइक PCOS है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरप्लेक्टिनीमिया है, इनमें भी चांसेस कम होते हैं कि एग अच्छे से बनता नहीं है। देन द ट्यूबल कॉजेज, आपकी फेलोपियन ट्यूब में ही कुछ प्रॉब्लम है या ब्लॉक है या अनहेल्दी है,
ये लाइक PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में हो जाता है, कोई ट्यूबल सर्जरी हुई है या प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है या जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री हो, इसमें ट्यूब के अनहेल्दी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। देन यूट्राइन और सर्वाइकल कॉजेज़ में अगर आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, लाइक पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, एंडोमेट्रियोसिस है या बाय बर्थ ही कुछ डिफेक्ट है, लाइक सेप्टम है या स्मॉल साइज यूट्रस है या कोई अनोमली है, तो भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। सर्विक्स में अगर इन्फेक्शन है या सर्विक्स का माउथ ही बहुत छोटा है, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं, तो भी स्पर्म इजीली नहीं जा पाता है एंड चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर वेरी लेस। 10% हम कॉजेज़ अनएक्सप्लेन कहते हैं, जिसमें हम ये सारे कॉजेज़ रूल आउट करते हैं, फिर भी हमें एक्चुअल कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी नहीं पता चलता है। मेल इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ क्या होते हैं? इनमें भी लाइक एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया, पिट्यूटरी में कुछ इनसफिशिएंसी, कुछ प्रॉब्लम हो तो गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज नहीं होते, इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन फॉर्म नहीं होगा एंड स्पर्म के नंबर कम रहते हैं। देन अगर चाइल्डहुड इलनेस हुई हो, लाइक मम्स हो या टेस्टिकुलर इन्फेक्शन हुआ हो, गोनोरिया, TB, तो भी स्पर्म क्वालिटी, नंबर, ये सब में बहुत अफेक्ट होता है। देन अदर्स लाइक जेनेटिक सिंड्रोम है, क्लेंटल सिंड्रोम है, वाई क्रोमोसोम डिलीशन है, कोई टेस्टिकुलर एट्रोफी हुआ या कुछ इरेक्टाइल डिसफंक्शन है या इजैकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाता है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, तब भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम रहते हैं। अब जब एक इनफर्टाइल कपल क्लिनिक में आता है तो हम दोनों से हिस्ट्री पूछते हैं, दोनों का एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। फीमेल से जनरली हम सबसे पहले उनकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री पूछी जाती है कि आपकी साइकिल्स कितने ड्यूरेशन में आती है, ब्लीडिंग कैसी है एंड पेन तो नहीं होता है। देन शादी को कितना टाइम हो गया है, कोई ब्लड रिलेशन हस्बैंड एंड वाइफ में तो नहीं है। देन प्रीवियस प्रेगनेंसीज की डिटेल्स ली जाती है, कोई अबॉर्शन है, क्या रीज़न था, क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट दिया गया था, ये सब पूछा जाता है। देन सेक्सुअल हिस्ट्री पूछी जाती है कि कॉइटल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कोई सेक्सुअल डिसफंक्शन तो नहीं है या पेन तो नहीं होता ड्यूरिंग इंटरकोर्स करने में। देन प्रीवियस सर्जिकल हिस्ट्री पूछी जाती है दोनों में कि हस्बैंड में अगर कोई टेस्टिस या स्क्रॉटम पे कोई सर्जरी हुई है या फीमेल्स पे कुछ ओवरी में, यूट्रस में कोई सर्जरी तो नहीं हुई। फैमिली हिस्ट्री पूछी जाती है, अर्ली मेनोपॉज की, PCOS की, कोई रिप्रोडक्टिव फेलियर तो नहीं है मदर या सिस्टर में। देन स्मोकिंग, एल्कोहल या कोई ड्रग यूज तो नहीं होता, इससे भी फर्टिलिटी के चांसेस काफ़ी कम होने लग जाते हैं। अब हम एग्जामिनेशन डिस्कस करते हैं। हम मेल एंड फीमेल दोनों को हेड टू टो एग्जामिन करते हैं। फीमेल्स एंड मेल दोनों में हम जनरली उनका वेट चेक करते हैं, BMI चेक करते हैं, क्योंकि अंडरवेट एंड ओवरवेट दोनों ही फर्टिलिटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। थायराइड एनलार्जमेंट देखी जाती है, थायराइड डिसऑर्डर देखा जाता है। देन ब्रेस्ट सिक्रीशंस फीमेल्स में चेक करते हैं, क्योंकि हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया में ब्रेस्ट सिक्रीशंस के बढ़ने के चांसेस होते हैं। देन फीमेल्स में हम PCOS के साइंस, जिसको हम हाइपर एंड्रोजनिज्म के साइंस बोलते हैं, ये देखे जाते हैं, लाइक एक्ने तो नहीं है या एक्सेसिव हेयर ग्रोथ तो नहीं है या मेल पैटर्न एलोपेशिया तो नहीं है। मेल्स को जनरली हम एक स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन के लिए। फीमेल्स में हम वेजाइनल इन्फेक्शन, सर्वाइकल इन्फेक्शन चेक करते हैं। देन कोई यूट्राइन मास या कोई पेल्विक मास या कोई हमें पेन, पेल्विक पेन या पेल्विक टेंडरनेस की साइंस तो नहीं मिल रहे, जस्ट टू रूल आउट एंडोमेट्रियोसिस या फर्दर एनी अदर कॉज। वंस द एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री पार्ट इज ओवर, तब हम दोनों को फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजते हैं। फीमेल्स में जनरली हम कुछ हार्मोनल टेस्ट करते हैं, जैसे Day 2 सीरम FSH लेवल, ईस्ट्राडियोल लेवल चेक किया जाता है। देन एंटी-मुलेरिन हार्मोन, जिसको AMH लेवल कहते हैं, जो हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में बताता है, इसे चेक करते हैं। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, देन चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर वेरी लो एंड IVF के लिए ही सीधा पेशेंट को भेजा जाता है। देन अदर हम टेस्ट लाइक हम अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, जिसमें हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट, AFC काउंट चेक करते हैं कि दोनों ओवरीज में कितने कितने फॉलिकल्स दिख रहे हैं। मोर देन 12 इज़ अ गुड नंबर। देन फर्दर हम ट्यूब्स को चेक के लिए हम HSG करते हैं, हिस्टोसैल्पिंजोग्राफी करते हैं, देखने के लिए ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है।
देन अगर हमें अल्ट्रासोनोग्राफी के दौरान यूट्रस में कोई प्रॉब्लम दिखती है, लाइक पॉलिप दिखता है, फाइब्रॉइड दिखते हैं, तो हम मोर कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं लाइक लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम कैमरा डालते हैं और चेक करते हैं यूट्राइन कैविटी एंड पेल्विक कैविटी को। मेल्स में हम सीमेन एनालिसिस भेजते हैं। हम देखते हैं सीमेन एनालिसिस से कि वॉल्यूम कितना है सीमेन का, स्पर्म के नंबर कितने हैं, उनकी मोर्फोलॉजी कैसी है, मोटिलिटी कैसी है, एबनॉर्मल फॉर्म्स या डेड स्पर्म्स कितने परसेंटेज है। जब इन्वेस्टिगेशन पार्ट ओवर होता है तब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। हम मेल एंड फीमेल दोनों को एक साथ ट्रीट करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल चेंजेस दोनों मेल एंड फीमेल को करना चाहिए। इस लाइक अगर आप स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं तो उसे कम्प्लीटली स्टॉप कर देना चाहिए। इससे आपके फर्टिलिटी पैरामीटर्स अच्छे होने लग जाते हैं। अगर आपका वेट अंडर वेट या ओवर वेट है तो उसे नॉर्मल BMI में लाएं और एक हेल्दी डाइट लेना शुरू करें एंड प्रॉपर एक्सरसाइज रिजीम फॉलो करें, जैसे हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है। पर अगर आप एक्सेसिव स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी आपके चांसेस कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आपके फर्टिलिटी पैरामीटर्स अच्छे नहीं रहते, आप ओव्यूलेट नहीं करते हैं। सो बेटर आप एक प्रॉपर रिजीम फॉलो करें अगर आप कंसेप्शन प्लान कर रहे हैं। देन अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस में हमें पता चला है कि आपको थायराइड है या शुगर है या आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स बढ़े हुए हैं या आपका BP हाई है, तो उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर लें एंड उसे नॉर्मल रेंज में लाएं एंड तभी कंसेप्शन प्लान करें, अदरवाइज मिसकैरेज के रेट्स बढ़ जाते हैं। देन अगर आप में कोई STD की हिस्ट्री है, कोई अभी भी आपको सिम्टम्स हैं इन्फेक्शन के, सो बेटर आप उसे ट्रीट कर लें, उसका कोर्स फॉलो कर लें एंड देन प्रेगनेंसी प्लान करें। मेल्स में भी अगर उनके स्पर्म काउंट या उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो हम उन्हें कुछ मेडिसिन देते हैं लाइक एंटीऑक्सीडेंट्स, और फिर हम उनके स्पर्म सीमेन एनालिसिस रिपीट करते हैं एंड देन एडवाइस करते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हमें पता चला है कि आपको कोई सिस्ट है या कोई पेल्विक मास है या कोई स्क्रॉटल मास है और ये प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम दे रहा है, सो बेटर आप पहले इसे ट्रीट कर लें। अगर सर्जरी एडवाइस की है तो आप ऑपरेट करा लें एंड देन कंसेप्शन की तरफ जाएं। साथ ही हम ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग मेडिसिन को स्टार्ट करते हैं लाइक क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, गोनाडोट्रोपिन। ये एग फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और इसके साथ हम कपल्स को या तो टाइम इंटरकोर्स के लिए एडवाइस करते हैं या IUI, जिसे हम इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, या डायरेक्टली हम IVF के लिए भेजते हैं। कुछ इंडिकेशंस होती हैं जिसमें हम कपल को डायरेक्टली IVF ही एडवाइस करते हैं, जिनमें अगर बोथ ही ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं या स्टेज 3 स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस में, या हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस में हमने देखा कि कोई भी स्पर्म काउंट है ही नहीं, नील स्पर्म काउंट है, एटोस्पर्मिया है, या उन पेशेंट में जिनको सेरोगेसी करानी है, या जिन पेशेंट में हमने 3 to 6 साइकिल्स ऑफ IUI ट्राई कर रही है और आर फेल, उन पेशेंट में डायरेक्टली अब नेक्स्ट स्टेप IVF के लिए ही जाते हैं। थैंक यू।